अक्सर ऐसी बातें करी जाती है कि जो पेड़ होते हैं वह हम इंसानों को बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन आज ना मैं आपको कुछ अलग ही बताने वाला हूं कि जो पेड़ होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो इंसान की जान भी ले लेते हैं, गिर के नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बात कुछ अलग है। ऐसी ही एक पेड़ की बात मैं आज आपसे करने वाला हूं, जहां पे ऐसा ना समझिए कि यहां पे रात को नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसी कहानी है, यहां पे दिन में भी नहीं जाना चाहिए, इसके आसपास कदम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा खौफनाक है। ये ओडिशा के मंगलाजोड़ी गांव में है। ये एक पेड़ है एंड जो हॉरर एक्सपीरियंस जिस इंसान को हुआ था, उस बूढ़े इंसान को पता ही नहीं था कि एक पेड़ की तरफ वह अपनी छांव के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिलने वाला है, उसको कुछ भी भनक भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। उसको नहीं पता कि इस पेड़ के काले सायों में ऐसी कौन सी प्रेत आत्मा भटकती है जिससे एक बार अगर किसी इंसान की मुलाकात हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। ये जो हादसा है ये ओडिशा के अंदर साल 2007 में हुआ था। एंड बताया जाता है कि ये हादसा इतना ज्यादा प्रभावी था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कूल में जाने से भी मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको घर से बाहर ही नहीं निकलना है। क्या हुआ था वो हादसा, वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही यूर हॉरर हिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइज, अकॉर्डिंग टू आवर यूट्यूब एनालिटिक्स, ऐसे 81% लोग हैं जो कि हमारा इस समय वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज प्लीज, नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उसको दबा के, पता नहीं जो भी रंग का होता है वह कर दो, एंड उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आता रहे, हम अभी भी अपनी नई वीडियो डालें। अब ये कहानी शुरू होती है। आज की कहानी माधव की है, जो कि कई सालों पहले मंगलाजोड़ी गांव में आया था, जो कि उड़ीसा में है। एक्चुअली ऐसा बताया जाता है कि इस कहानी में जो माधव था वह शहर में रहा करता था, लेकिन वहां पे उसका बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हो गया था, जिसकी वह भरपाई नहीं कर पा रहा था। एंड ही वॉज हीविंग नो चॉइस। उसका ऐसा लग रहा था कि अब इस शहर में मेरा रह के कोई मतलब ही नहीं है। उसने अपने परिवार वालों से थोड़ी बात करी एंड उसके परिवार वालों ने कहा कि क्यों ना हम लोग गांव में चले जाए, वहां पे हमारा घर तो है ही, हम वहीं पे जाके रह लेते। सब लोग ने एग्री किया। माधव ने भी बोला, अपने दिल पे पत्थर रख के उसने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग जाते ही गांव में जाके हम लोग बच जाएंगे। कुछ वक्त के लिए, जब तक सब चीज ठीक ना हो जाए, वो लोग अभी गांव में आ गए थे। धीरे धीरे, देखते देखते अभी ना चीजें सुधर रही थी। उसके परिवार में भी उसके परिवार वाले ना धीरे धीरे खुश भी हो रहे थे, क्योंकि माधव ने अभी गांव में जाके छोटा मोटा कुछ ऐसा बिजनेस खोल लिया था। एंड उसके परिवार वाले थे द वे आर डेफिनेटली हैप्पी कि चलो कम से कम गांव में आके कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन ये जो फैसला था ना माधव का, ये जो उस परिवार की खुशी थी, ये भी बस कुछ ही पल में मातम में बदलने वाली थी। सुकेश, अब यह एक बार की बात है कि माधव अपना सब काम वगैरह खत्म करके साइकिल से अपने घर की ओर से जा रहा था। सब काम खत्म हो गया है, घर पर जाना है, उसे साइकिल चला रहा है। नॉर्मली शाम का समय है, लेकिन कुछ चीजें अब भी बिगड़ेगी जब वह साइकिल से जा रहा था, ना अपने घर के और तो फिर ना आसपास बहुत सारे लोग थे जो वह देख सकता था। फिर उसको ना याद आए कि अरे यार, शाम का समय हो रहा है लेकिन मुझे ना घर जल्दी पहुंचना है। उसके दोस्त ना उसको कुछ दिनों पहले बोला था कि तेरे घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, तू उसको कभी भी अपना सकता है। फिर उसने बोला चलो ठीक है। वैसे भी जस्ट अभी शाम ही हुई है, ऐसा नहीं कि आंधी रात का समय है तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बोला शाम का समय, एवरीथिंग इज फाइन। फिर उसने अपनी जो साइकिल है ना, वो एक दूसरे रास्ते के और मोड़ ली, जिस रास्ते की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। जैसे उसने अपनी जो साइकिल है उसने उस रास्ते की ओर मोड़ी, सारे गांव वाले उसको देखने लग गए कि जैसे कि यह इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। माधव ने भी थोड़ा सा गौर किया, अरे ये लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं यार, क्योंकि गाइस एक चीज है वहां पर डिफरेंट थी। वो जिस रास्ते से जा रहा था ना, उस रास्ते पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो चाहे एकदम दूर देखें या फिर आसपास देखें, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। अभी गुजर साइकिल चलने के बाद माधव को एक चीज का एहसास हो रहा था कि अभी ये जो रास्ता है ना, ज्यादा देर तक के लिए लाइक बचा नहीं है, बस 10-15 मिनट और मैं अपने वो नॉर्मल वाले रूट पे वापस पहुंच जाऊंगा। अब चलते चलते ना वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। उस जगह पे आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, सब एकदम शांत हैं, सन्नाटा है, कोई भी नहीं है रास्ते में। बट स्टिल उसको रास्ते में थोड़ा ही करीब में खेत में उसको एक आलीशान सा पेड़ दिखा। इतना बड़ा पेड़ है। एंड उसने बोला भाई बहुत अच्छी छांव है यार यहाँ पे, अभी तो शाम हो रही है, एकदम सनसेट वाला है सब चीजें, एंड धूप भी काफी है, गर्मी हो रही है, थक भी चुका हूं मैं। फिर उसने बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ वहां पे। ठीक है, उसने साइकिल ली एंड साइकिल लेने के बाद उस पेड़ के छांव के पास रख दी एंड खुद भी अपना जो कपड़ा था गमछा का उसको बिछा के वो उसके ऊपर जाके बैठ गया। अब बैठने के बाद वो छांव इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी उसे कि उसको धीरे धीरे करके नींद आने लग गई। उसने बोला चलो ठीक है, एक आध झपकी तो ले ही सकता हूं मैं, इट्स जस्ट ओके, मतलब ठीक होगा, कुछ ऐसा गलत तो होने वाला है नहीं। उसके जैसी ही झपकी लगी, वैसे ही ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई और वो उसके हाथ पे गिरा। उसने अपनी आंखें खोली एंड देखा
तो उसके बाजू में ही एक सिंदूर की इतनी सी बॉक्स था। एक सिंदूर का डब्बा था, उसे देखा। उसने बोला, आसपास तो कोई भी नहीं है, ये ऊपर से कैसे गिर गया? एंड पेड़ के ऊपर से सिंदूर की डिब्बी। इट्स ए वेरी लाइक इसका कोई भी लिंक ही नहीं है, ये सिंक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। फिर उसने ना वो सिंदूर की डिब्बी खोलने की कोशिश करी, वो खोल नहीं रही थी। फिर तो थोड़ा झटके से खोला तो वो पूरा सिंदूर माधव की आंखों में चला गया। अब माधव को थोड़ी देर के लिए सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला सा लगने लग गया था। वो आसपास अपनी साइकिल को ढूंढने लग गया था, क्योंकि उसके साइकिल में ही एक थैली थी एंड उस थैली के अंदर एक पानी की बोतल थी। वो पानी की बोतल ढूंढ रहा था। कैसे कैसे करके उसने साइकिल ढूंढी, थैली ढूंढी एंड उसमें से एक पानी की बोतल निकाली। पानी की बोतल निकालने के बाद उसने अपने मुंह पे थोड़ा सा वो पानी को छेड़का एंड देन नो थोड़ा सा। जब उसका चेहरा साफ हुआ तो उसने देखा कि उसके नजरों के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है एंड वो जो लड़की थी ना, उसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही थी। वो कोई गांव की लड़की नहीं लग रही थी। लड़की तो थी, उसके जो कपड़े थे बहुत एकदम ही पुराने टाइप के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है, शायद से एटलीस्ट एक्सीडेंट ही हुआ होगा, इसके लिए उसकी हालत ऐसी है। माधव ने फिर उसको पूछा कि आप ठीक हो? उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूं। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। माधव को थोड़ा सा शौक लगने लगा। फिर कुछ देर बाद माधव ने उसको वापस से पूछा, मैं आपको कहीं पर छोड़ दूं, आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? मैं वो लड़की फाइनली थोड़ी सी हिली एंड वो भागते हुए उस पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। माधव थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि मतलब ये क्या हो गया, इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया एंड वो पीछे जाके छुप गई। फिर माधव ने थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा ऐसा पीछे करके देखा कि वो लड़की गई कहाँ है। उसने देखा कि वो लड़की उस पेड़ के पीछे छुपी हुई है, अपनी गर्दन को बाहर निकाल के माधव को देखकर हंस रही थी, जैसे कि वो माधव को किसी बात के लिए चिढ़ा रही हो। माधव ये सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा भी घबरा उठा था। एकदम डर गया था वो कि ये सब कुछ हो क्या रहा है उसके साथ, क्योंकि अब वो लड़की पूरी तरीके से छिप चुकी थी। अब उस पेड़ के पीछे उसने अपनी गर्दन भी हटा ली थी। फिर उसने बोला, मैं भी जाके देखता हूं कि ये लड़की असल में है कौन, ये किस तरीके का खेल खेल रही है मेरी जिंदगी के साथ। वह गया भागते हुए उस पेड़ के पीछे ने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। आसपास नजरें घुमा रहे हैं, वहां पर कोई भी नहीं है। पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई। उसने ऊपर की तरफ देखा एंड वह लड़की ऊपर ही थी, बैठी हुई थी, नीचे की तरफ देख रही थी। उसके हाथ और उसके मुंह से लहू टपक रहा था, जो कि सीधा माधव के चेहरे पर जाकर लग रहा था। माधव बहुत ही एकदम अलग ही तरीके से वो एकदम घबरा उठा था कि ये क्या हो रहा है। अभी उसके साथ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। चिल्लाए जा रहा था मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा था उसे, क्योंकि वहां पर असलियत में तो कोई था ही नहीं। गलती कर दी थी उसने यहां पर आकर। उसने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई एंड उसी रास्ते से वो अपने घर की ओर भागा। भागते रहा, भागते रहा, भागते रहा। वो हमेशा पीछे देख रहा था बार बार वो कि वो लड़की कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रही, उसका साया बनके। उसको एक बात समझ में आ गई थी कि यह लड़की कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती, उसी पेड़ से जुड़ी हुई एक आत्मा है। अब डर के मारे माधव को ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि वह शायद मेरे पीछे आ सकते, ये हो सकता है, वह हो सकता है। उसने जो साइकिल की जो फेडल होती है उसको जोर जोर का मारना चालू कर दिया एंड उसको ऐसा लग रहा था कि वह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। 1015 मिनट क्योंकि अभी गुजर चुके थे, लेकिन उसने वापस से उसी पेड़ को आता हुआ देखा। उसने देखा कि वो ही पेड़ के करीब में जा रहा हूं। उसने साइकिल को रोक दी। उसने अपने घड़ी की तरफ देखा। उसने बोला, 1015 मिनट तो गुजर चुके, आराम से मैं इसी पेड़ के पास वापस कैसे आ सकता हूं। उसे रास्ते की तरफ देखा। उसने बोले कि यह रास्ता कोई गोल नहीं है जो मैं बार बार इसी जगह पे आ रहा हूं, एकदम सीधा आ रहा है। सीधे सीधे रास्ते से मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यह हो ही नहीं रहा है। उसने वापस से यही कोशिश करी। वापस से उसने अपने पैडल को जोर जोर का मारना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा समय बीता जा रहा था, लेकिन वह हर समय उसी पेड़ के पास आके रुक रहा था। अब यह कोशिशों उसे 1015 बार कर चुका था। माधव फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज होते हैं जिसके साथ अगर आपकी भेंट मुलाकात हो जाए तो उस समय आप चकवा का शिकार बन सकते हो। चकवा का शिकार मतलब अगर एक एंटिटी अगर आपसे जुड़ जाए तो उस समय वो आपको उनसे दूर नहीं होने देती, जुदा नहीं होने देती। वो बार बार आपको उसी सर्किल में घुमाती रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, लेकिन वो नहीं होगा। आप सिर्फ उसी के करीब आते जाओगे। जितनी कोशिश करोगे आप उसके करीब आते जाओगे, और यही माधव के साथ भी हो रहा था। वह एक चकवा में फंस चुका था। अब बार बार एक चकवा का शिकार होने के बाद महत्व पूरी तरीके से थक चुका था। यानी ही वास लाइक क्या मुझसे और नहीं हो रहा है? उस प्रेत आत्मा को अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, मैं थक चुका हूं अभी।
फिर उसने वापस से थोड़ी हिम्मत करके उस पेड़ की ओर नजर घुमाई। नजर घुमाने के बाद उसने देखा कि वह लड़की अभी उसी पेड़ के पास खड़ी है। माधव ने जैसे उसकी तरफ देखा, वो लड़की माधव को देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग गए। एक अलग ही एकदम करीबी वे में वो मुस्कुराने लग गई थी। माधव को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पास गया। हिम्मत जुटाकर उसके पास गया, अपने दोनों हाथ जोड़े। मैंने उसको कहा कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से किसी भी प्रेत आत्मा का मैं कोई भी सामान नहीं छूऊंगा। आइंदा से किसी भी प्रेत आत्मा पे मैं कभी भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आपको परेशान नहीं करूंगा, मुझे बस माफ कर दो। ये माधव को अंदर ही अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा था कि जिस भी जगह पे प्रेत आत्माओं का वास होता है वहां पे अपने कदम नहीं रखे तो अच्छा है, वरना वो सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत ही आपके कदमों से आपके घर तक लेकर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इतनी ज्यादा माफी मांगने के बाद उसके कंधे पर उसको एक हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसको बस ऐसा बुलाया है। हिम्मत जुटाकर उसने अपनी आंखें खोली। सामने देखा तो सामने कोई नहीं था, पीछे देखा तो पीछे बहुत सारे गांव वाले थे। फिर माधव ने उनको बताया कि क्या क्या चीजें हुई हैं देन। उन गांव वालों ने बोला कि अभी तो बेटा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहां से निकलना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारा पहला काम है कि यहां से हम लोग सही सलामत बाहर निकले। फिर माधव उन्हीं के साथ वापस चला गया अपने घर। जब वो सारे गांव वाले माधव को उसके घर पे छोड़ने जा रहे थे ना, तो फिर रास्ते में ही एक गांव का सदस्य बाहर आया। उस क्राउड में से उसने कहा कि माधव, आपने जो भी देखा है वो सब कुछ सच है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। जो चकवा था वो भी सच था, जो इतना आप घूम रहे थे वह भी सच था, जो लड़की को आपने देखा वह भी सच था। ये सारी चीजें कोई और नहीं बल्कि उसी पेड़ का जो एक काला साया है वही करवा रहा था। उस पेड़ में एक भटकती हुई प्रेत आत्मा रहती है, जो कि कई सालों पहले उसने वहां पे जाके अपनी मौत को अपना लिया था। वहां पे जाके उसने आत्महत्या कर ली थी। हम आत्महत्या करने के दौरान उसने अपने को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। अपने सारे लहू को अपने हाथों में रख के उसने जो पेड़ की टहनियां थी सब पे रगड़ दिया था। उसने ऐसे करते करते उस पेड़ के हर एक टहनियों में उसका गम छुपा हुआ है, उसका दर्द है वहां पे। वो पूरे पेड़ को कैप्चर कर चुकी है, पूरा साया उसके ऊपर ही है, वहीं पे उसकी आत्मा भटकती है। ऐसा बताया जाता है कि उस लड़की ने पूरे गांव में लाइक हमेशा दुखी देखा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में दुखी देखा है, एंड इसी वजह से वो आने जाने वाले लोगों को भी दुख देना चाहती है। सबको सिर्फ दुख में ही देखना चाहती है, एंड यही चीज शायद से वो आपके साथ भी करना चाहती थी। एंड इसीलिए इस रास्ते में कोई भी नहीं आता जाता। आप भी जब जा रहे होंगे इस रास्ते से, आपने भी देखा होगा कि इस रास्ते पे ना बंदा था। ना बंदे की जात क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाना हमारे लिए एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, मना है यहाँ पे जाना। ये गलती शायद आपने करी है, लेकिन आइंदा मत करना। शाम हो जाने के बाद या फिर सुबह में या दोपहर में या रात में यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की आपको और आपकी जिंदगी को सिर्फ एक खेल समझेगी। जहां तक आपके घर पे पहुंचने का सवाल है, तो आप घर पे कैसे भी पहुंच सकते हो, कितना भी वक्त लगे, कोई शॉर्टकट मत आजमा हो, क्योंकि एक छोटे रास्ते से आपके घर पर जाने की कीमत आपको सिर्फ एक ही चीज से देनी होगी, और वो है मौत से। इस पूरे हादसे के बाद माधव इतना ज्यादा घबरा उठा था, इतना ज्यादा डर गया था कि अभी उसको कई दिनों तक के लिए बुखार चढ़ चुका था। एक्चुअली गाइस, आजकल ऐसा होने लग गया था उसके साथ कि जब भी वह अपने पलकों को बंद करता था तो उसके नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ वह लड़की होती थी, वही पेड़ वाली लड़की। एंड वह माधव को देखकर मुस्कुरा रही होती थी। माधव ने फिर वही किया, उसे सब चीजों को भूल गया वो। एंड उसने बोला कि अब से जब भी मैं अपने घर पे आया करूंगा तो मेरे लिए कोई भी शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे अब तो वक्त नहीं बचाना है, मेरी जान की कीमत इससे ज्यादा कई बढ़कर है। मुझे किसी शॉर्टकट से नहीं जाना। वो ये भी समझ गया था कि क्यों कोई भी गांव वाला उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, क्यों वो गांव वाले उसको इस तरीके से देख रहे थे जब वह पहली बार उस रास्ते से जाने निकला था, क्योंकि वह रास्ता श्रापित है, वहां से कभी भी किसी को नहीं जाना चाहिए। एंड गाइस, यही थी ये कहानी मंगला जोड़ी की और माधव की। एंड गाइस, इन कंक्लूजन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पेड़ ने कई लोगों की जान भी ली है। इसके साथ इतने सारे हादसे हुए हैं ना गाइस की आप सोच भी नहीं सकते। आप भी नहीं सोच सकते हो। ये कहानी मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की मौत हुई है। बहुत समय पहले एक छोटी सी बच्ची को इस पेड़ ने पॉसेस कर लिया था। इस पेड़ की आत्मा ने पॉसेस कर लिया था। एंड वो लड़की ने पोजीशन में आके कहा था कि मैं इक्विनपुन लोगों की जान लेना चाहती हूँ। आने वाले दशहरा से पहले पहले एंड यही चीज ने वहां पे खौफ फैला दिया था। बच्चे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लोग अपने काम पर नहीं जाना चाहते थे। अगर कोई बच्चे स्कूल भी जा रहे थे तो वो उस रास्ते से नहीं जाते थे। वो रास्ता हमेशा से सन्नाटे में ही घिरा हुआ रहता था। लोगों में डर का माहौल बहुत ही ज्यादा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा हो रहा था। एंड ऐसा देखते देखते, क्योंकि कई 7 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी उस पेड़ की इर्द गिर्द। एंड गाइस, फिर इतना ज्यादा डर का माहौल देखने के बाद फाइनली किसी ने ठाना कि इस पेड़ को मैं काट दूंगा। जिस लड़के ने इस पेड़ को काटने की मदद करी थी,
काफी दिनों बाद खून की उल्टी करके वह लड़के की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि वह लड़का उस पेड़ का आखिरी शिकार था। अभी पूरी कहानी क्या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच्ची कहानी है? कितनी सच्चाई है इस कहानी में, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री ही बनके बस अब रह जाएगी। क्योंकि गाइस, हर एक गांव में कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है। हर एक गांव में कोई ना कोई एक ऐसा तालाब मिलेगा आपको, कोई एक ऐसा पेड़ मिलेगा, कोई एक ऐसा घर मिलेगा जहां पे कोई शाम के बाद जाता नहीं है। हर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे लिंक्स मिलेंगे, ऐसी कहानियों मिलेंगे जो कि गांव वालों ने शायद बनाई हो सकती है, लेकिन कभी कभार गाइस ये सच भी होती है। अब आप बताइए कि मंगला जोड़ी का ये पेड़ जो कि उड़ीसा में है, क्या ये सच्ची घटना पर आधारित है या नकली? पर क्या वहां की जो आत्मा है, उस लड़की की आत्मा, क्या वो अभी भी वहां पर भटक रही है अपनी अगली शिकार को ढूंढने के लिए? हाँ या ना प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए। शुक्रिया।